हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम अक्टूबर 1 से लेके 15 तक जो भी स्कीम्स, मिशन या प्रोग्राम न्यूज़ में थे उन सभी को कवर करेंगे। पहली स्कीम जो हम देख रहे हैं वो है जल जीवन मिशन। 2019 के अंदर ये मिशन स्टार्ट किया गया था और इसको किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया था? इसकी मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका नाम है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। उसका काम था जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करना। और इस मिशन के अंदर हम हर एक रूरल हाउस होल्ड के अंदर, एवरी रूरल हाउस होल्ड के अंदर 2024 तक टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। टैप कनेक्शन होने की वजह से क्या होगा? घर घर तक पानी की सप्लाई पहुंच जाएगी। और कितनी पानी की सप्लाई हम पहुंचाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हर एक इंसान को, यानी कि पर कैपिटा हर इंसान को हर दिन यानी कि पर डे 55 लीटर पानी मिलना चाहिए। तो 55 लीटर्स पानी हमें मिलना चाहिए पर कैपिटा पर डे। और कौन सा मंत्रालय कर रहा है? ये मंत्रालय इसके अंदर कर रहा है। तो देखिए, कुछ मिशन ऐसे होते हैं जहां पे लोगों का सहयोग, लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, जो स्वच्छ भारत अभियान है हमारा या फिर मिशन है, उसके अंदर अगर लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं होगा तो ये स्वच्छ भारत का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। लोग अगर अपने घर पे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग अलग नहीं करेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन की जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। आपने गांव के अंदर टॉयलेट्स बनवा दिए, घर घर के अंदर टॉयलेट है, लेकिन लोगों को खुले के अंदर शौच करना पसंद है, उन्हें ओपन डेफिकेशन पसंद है, हमेशा से करते आ रहे हैं, उनका बिहेवियर बना हुआ है ये। तो जब तक उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा कि आप घर के अंदर टॉयलेट करो, घर के अंदर आप डेफिकेट करो, तब तक स्वच्छ भारत मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उसी तरह से जो हमारा ये जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन भी तभी सक्सेसफुल होगा जब एक जन आंदोलन आएगा, यानी कि लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। और लोगों का पार्टिसिपेशन तब होगा जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा कि पानी को बचाने की क्या जरूरत है, पानी को कैसे कैसे बचाया जा सकता है, और इन सारी चीजों को उनके पास तक कम्युनिकेट किया जाएगा। तो इसको कहा जाता है आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। और इसकी वजह से एक जन आंदोलन आएगा और जन आंदोलन के बाद हमारा जल जीवन मिशन सक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन का आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, ओपन डेफिकेशन हो गया। देखिए, एक रोड पे झाड़ू लगाने में शर्म आती है, तो जब आप अपने प्रधानमंत्री को रोड पे झाड़ू लगाते देखते हैं तो आप कहते हैं जब पीएम लगा सकता है तो हम क्यों नहीं लगा सकते? तो ये एक बिहेवियर के अंदर बदलाव आता है। इसको कहता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आप सबसे आगे बढ़ के एक लीडर की तरह काम कर रहे हैं, तो ये बिहेवियरल चेंज होता है। तो इसका फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा? देखिए, इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। तो दो पार्ट कौन से हैं? पहला पार्ट वो है जिसके अंदर सारे वो राज्य आते हैं जो कि हिमालय पे पड़ते हैं। ठीक है, हिमालय पे पड़ते हैं और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पड़ते हैं। और इसके अलावा जितने बाकी राज्य बचे वो दूसरी तरफ हो गए। तो जितने भी हिमालय और नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स पड़ती हैं उन स्टेट्स को कितना पैसा देना है? तो देखिए, मान लीजिए किसी चीज के ऊपर 100 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 90 रुपए सेंटर देगा, केंद्र देगा, और 10 रुपए स्टेट देगी। इन हिमालय और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अलावा जो बाकी राज्य बचे वहां पे जितना भी खर्चा हो रहा है उस खर्चे का 50% सेंटर देता है और 50% स्टेट देती है। इसके अलावा जो बचे वो बची यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के अंदर 100% खर्चा जो है वो सेंटर बियर करती है। ठीक है, हमारा ये आप एक अचीवमेंट देख सकते हैं कि 5 करोड़ घरों तक हम टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर चुके हैं। अब जो ये न्यूज में था जल जीवन मिशन अर्बन, यानी अर्बन एरिया के लिए। 2019 वाला किसके लिए था? एवरी रूरल हाउस होल्ड के लिए। अर्बन मिशन किसके लिए है? 4300 स्टैट्यूटरी टाउन्स के लिए। ये जो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं ये एक टाउन्स की क्लासिफिकेशन है जो कि सेंसस में हमें देखने को मिलती है। तो लगभग 4000 से ज्यादा जो टाउन्स हैं वहां पे हम टैप कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे हर एक घर को। ये जो टैप कनेक्शन या पानी पहुंचाने का गोल है ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी देखने को मिलता है। तो गोल नंबर 6 आप याद रखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को ये इंप्लीमेंट करता है। अर्बन एरिया के अंदर जो दो बड़ी दिक्कतें हैं, एक दिक्कत तो यह कि अर्बन एरिया से पार्क्स जैसे जो एरिया हैं, पार्क्स जैसे जो स्पेस हैं उनको खत्म कर दिया जा रहा है और इनकी जगह क्या बना दी जा रही है? बिल्डिंग्स बना दी जा रही है। यहाँ पे पार्किंग बना दी जा रही है जहाँ पे गाड़ियों को आप खड़ा कर सकें। तो पार्क खत्म होने की वजह से क्या हो रहा है? आपके ग्रीन स्पेस खत्म होता जा रहा है। दूसरी जो दिक्कत हो रही है, दिक्कत क्या? जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा बेंगलुरु और चेन्नई का। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे ढेर सारी सिटीज हैं। बेंगलुरु को तो सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। तो ढेर सारी लेक्स हैं।
तो इन लेक्स का काम क्या होता था, जब भी बारिश का पानी होता था वो इस इन लेक के अंदर जमा हो जाता था और लेक के थ्रू वो नीचे जमीन के अंदर चला जाता था और ग्राउंड वाटर बन जाता था। एक्वीफर्स को रिचार्ज कर दिया जाता था इन लेक्स के थ्रू। लेकिन पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होते गई, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते जा रहे हैं, तो अर्बन एरिया के अंदर बिल्डिंग्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो क्या किया गया, इन लेक्स के ऊपर मिट्टी डाल के इन लेक्स को बंद कर दिया जाता है, फिर यहाँ पे कंक्रीट क्या एक फ्लोर बना दिया जाता है और उसके ऊपर खड़ी कर दी जाती है एक बड़ी सी बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेक्स के ऊपर कंक्रीट डाल दिया जा रहा है। तो कंक्रीट डालने की वजह से पानी जो है वो अब जमीन के नीचे नहीं जा पा रहा, और इससे जो फिनोमिना हो रहा है वो फिनोमिना क्या है, पानी जमीन पे ही जमा रह जाता है और वहां पे हो जाती है फ्लडिंग, और इस फ्लडिंग को कहा जाता है अर्बन फ्लडिंग। तो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमिना हमें देखने को मिल रहा है इन चीजों की वजह से। तो देखिए जो जल जीवन मिशन है वहां पे क्या कर रहे हैं, एक तो 4378 स्टैट्यूटरी टाउन्स के अंदर आप टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा जो हम काम करेंगे वो ये कि ग्रीन स्पेसेस को फिर से इंक्रीज करने के ऊपर फोकस दिया जाएगा, यानी कि पार्क्स जो हैं उनको बनाया जाएगा। तीसरा जो काम होगा, तीसरा काम होगा स्पंज सिटीज बनाई जाएंगी। स्पंज सिटीज यानी कि ऐसी सिटीज जहां पे कंक्रीट थोड़ा कम हो, जहां पे हम ये उम्मीद कर सके कि पानी अगर गिर रहा है तो पानी नीचे ग्राउंड के अंदर जाएगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर में हम रिचार्ज करके क्या कर रहे हैं, एक्वीफर्स को रेजुविनेट कर रहे हैं, इनको दोबारा से जिंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम बना रहे हैं अर्बन एक्वीफर मैनेजमेंट प्लान। इतना आपको ये याद होना चाहिए। एक चीज और आप जो याद रखेंगे वो ये कि पानी को, जो हम जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, जन आंदोलन में लोगों को अवेयर करना है कि वेस्टेज को रिड्यूस करना है, जितना हो सके उतना पानी को रिसाइकल करने की कोशिश की जाए। जो भी पानी आ रहा है तुम्हारे घरों में पानी, उस पानी को कंजर्व करो, ये सारी चीजें करने के ऊपर फोकस है। ठीक है, तो जब भी हम पानी को रिड्यूस, रिसाइकल और कंजर्व करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आपके घर में 10 लीटर पानी आया, 10 लीटर में से 2 लीटर पानी आपने पी लिया, जो 8 लीटर पानी है वो पॉल्यूट हो गया, गंदा हो गया, पीने लायक नहीं रहा। अब इस 8 लीटर पानी को अगर हम दोबारा से फिल्टर करें, दोबारा से इसको पीने लायक बना दें, तो इस पानी को दोबारा से यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो 8 लीटर पानी पॉल्यूट हुआ था या फिर पीने लायक या यूज करने लायक नहीं रहा था, इसको कहा जाता है ग्रे वाटर। ठीक है, ग्रे वाटर कौन सा होता है, ये वो पॉल्यूटेड वाटर है जो कि आपके घरों में या फिर ऑफिस के स्पेस में यूज होने के बाद पॉल्यूट हो चुका है। तो अगर हम ग्रे वाटर को दोबारा से फिल्टर करें, दोबारा से पीने लायक, यूज करने लायक बना दें, तो थोड़ी सी पानी की समस्या कम हो सकती है। तो जल जीवन मिशन अर्बन के अंदर एक कंपोनेंट ये है कि 20% पानी की जो डिमांड है वो हम इस ग्रे वाटर को या फिर वाटर को रिसाइकल करके यूज करना चाह रहे हैं। एक बार आप इसके अंदर फंडिंग पैटर्न भी देखिए। यूनियन टेरिटरी के लिए वही 100% फंडिंग रहेगी। जो हिमालयन स्टेट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे 90 और 10 का रेशियो में जाएगा। लेकिन जो बाकी राज्य बचे, उन बाकी राज्यों में पॉपुलेशन के बेसिस पर थोड़ा सा चेंज आया है। देखिए 2019 में क्या हो रहा था, हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट में 90:10 की रेशियो में पैसा शेयर हो रहा था सेंटर और स्टेट के बीच में। बाकी राज्यों में 50-50% था। लेकिन यहां पे क्या कर दिया, बाकी राज्यों में थोड़ा सा चेंज किया है। कैसे, अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो सेंटर 50% देगी और स्टेट 50% देगी। अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के आस 10 लाख तक है तो वहां पे 33% सेंटर, 33% सेंटर देगा, बाकी स्टेट देगी। और अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 1 मिलियन से ज्यादा है, तो वहां पे सेंटर सिर्फ 25% देगी, 75% जो है वो स्टेट खुद खर्चा करेगी। तो ये हमारा जल जीवन मिशन था। इसी से लगभग आपको सिमिलर मिशन देखने को मिलता है, वो है अमृत मिशन। अमृत मिशन हमारा ये 2015 के अंदर हमने स्टार्ट किया था। इसके अंदर हम अर्बन स्पेसेस को और भी ज्यादा रहने लायक, और भी ज्यादा लिवेबल और इंक्लूसिव करने के ऊपर फोकस कर रहे थे। अमृत मिशन के अंदर कौन सा मंत्रालय इसको कर रहा था, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको इंप्लीमेंट कर रही थी। तो ये जो अमृत सिटीज थी, यहाँ पे हमने 500 सिटीज को सेलेक्ट किया था। और इन 500 सिटीज के अंदर हम किन किन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे थे कि पानी की सप्लाई होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रीन स्पेसेस होने चाहिए। वही जो अभी आपने देखा जल जीवन मिशन के अंदर देखा, वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो पानी होना चाहिए, ग्रीन स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे पॉल्यूशन कम होना चाहिए, क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर पॉल्यूशन की वजह से रहने लायक नहीं रह रही हैं सिटीज। तो इसके लिए क्या किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कुछ बेंचमार्क बनाए थे कि हम इन बेंचमार्क्स के ऊपर काम करेंगे। वो ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 2015 के अंदर स्टार्ट हुआ था। 500 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया था। और सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या रखा था, उन्होंने कहा था जितने भी हमारे कैपिटल सिटीज़ हैं,
यानी कि राज्यों की जितनी भी कैपिटल होती हैं उन सारी कैपिटल को हम अमृत सिटी के अंदर डेवलप करेंगे। हृदय स्कीम के अंदर जितने भी हेरिटेज सिटीज आती थी उनको अमृत सिटी के अंदर डेवलप करने की बात कही गई थी। ऐसी सिटीज जो कि मेन रिवर जैसे कि गंगा, यमुना, इनके तट पे, इनके शोर पे जितने भी, इनके आसपास जितनी भी सिटीज थी जहां पे पॉपुलेशन 75,000 से लेके 1 लाख के बीच में थी, उन सारी सिटीज को डेवलप करने की बात की गई थी। ठीक है, तो ऐसे 13 सिटीज और टाउन हमें देखने को मिले थे। हिल स्टेट्स, आइलैंड और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में 10 सिटीज को सेलेक्ट किया गया था। इसके अलावा जितने भी सिटीज और टाउन जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और जहां पे म्यूनिसिपालिटी है, वहां पे हमने अमृत सिटी को डेवलप करने की बात कही थी। तो ये सारे क्राइटेरिया थे, सबको आपको पूरी तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इतना पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। यहां पे हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि यहाँ पे गवर्नेंस की फैसिलिटी को इंप्रूव किया जाए लोगों तक। जैसे आप मान लीजिए बिजली का बिल जमा करने जाते हैं, अगर वो बिजली का बिल जमा करना इजी हो जाए तो आपके लिए वहां पे उस शहर में रहना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह से गवर्नेंस के ऊपर अच्छा फोकस किया गया था। यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के लिए प्रोफेशनल कैडर को बनाने की बात की गई थी कि जो लोकल बॉडीज होती हैं, वो लोकल बॉडीज को जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए। उन लोकल बॉडीज के पास पैसा होना चाहिए, फंड होना चाहिए ताकि वो काम कर सके। जो बिल्डिंग के लॉज बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उन कानूनों को रिव्यू करने की बात कही गई थी ताकि अच्छी बिल्डिंग बनाई जा सके। तो इसी तरह से ये सारे के सारे अप्रोच लिए थे। ठीक है, ये भी आपको सिर्फ रीड करना है, पूरा अच्छे से मतलब रटना नहीं है इसको। फंडिंग पैटर्न क्या था अमृत सिटीज का? अमृत सिटीज का फंडिंग पैटर्न ये था कि जितने भी सिटीज और टाउन ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख तक है, यानी कि 10 लाख से कम पॉपुलेशन है, वहां पे 50% खर्चा जो है वो सेंटर देगा और 50% स्टेट देगी। जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है वहां पे सिर्फ 33% सेंटर देगा, यानी कि 1/3 जो खर्चा है वो सेंटर देगा और बाकी जो खर्चा बचा वो आपकी स्टेट को बियर करना था। और ये जो खर्चा है वो भी ऐसा नहीं है, मान लीजिए 100 रुपए का खर्चा हो रहा है और 50 रुपए सेंटर को देने हैं, तो सेंटर ने क्या कहा है कि मैं 50 रुपए तब दूंगा जब स्टेट अच्छा काम करेगी। यानी कि सेंटर ने कहा कि मैं इस 50 रुपए में से 20% तुम्हें पहले दे दूंगा, जब तुम इस 20% को अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो मैं अगला 40% दूंगा, जब 40% अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा तो मैं बाकी के जो 40% बचे वो दूंगा। तो इस तरह से ये कहा था कि स्टेट परफॉर्म करोगे तो पैसा मिलेगा, वरना कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के लिए वो क्या देखते थे? स्टेट एनुअल एक्शन प्लान देखते थे। तो ये 2015 की स्कीम थी। अभी न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इसको 2025-26 तक के लिए अप्रूवल मिल चुकी है। अभी ये 25-26 तक ये स्कीम चलेगी। इससे हमारे जो शहर है, हमारे जो टाउन है वो वाटर सिक्योर बनेंगे, सेल्फ सस्टेनेबल बनेंगे। यहाँ पे हम पानी का कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो याद कीजिए जल जीवन मिशन में कितने शहरों को पानी मिल रहा है? 4378 स्टैट्यूटरी टाउन्स को पानी मिल रहा है और ये भी अमृत का एक कंपोनेंट है। तो देखिए अमृत के अंदर जो ये 500 शहर आइडेंटिफाई किए हैं, इनको जब बहुत ही अच्छा बना दिया जाएगा तो ये एक तरह की फाउंडेशन बन जाएगी। और फाउंडेशन किस चीज की है कि आगे जाके ये 500 शहर जो हैं वो स्मार्ट सिटीज के अंदर हम डेवलप करेंगे। किसके अंदर? स्मार्ट सिटीज के अंदर डेवलप करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो हमें स्कीम देखनी है वो है अर्बन स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो ये भी आपकी अर्बन एरिया से जुड़ी है, इसीलिए हम इसको साथ में देख रहे हैं। तो जो स्वच्छ भारत मिशन था, अभी हम स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो 2014 के अंदर स्टार्ट हुआ था और उसके 2 कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट जो कि अर्बन एरिया में लग रहा था और दूसरा रूरल एरिया में। अर्बन एरिया के अंदर हम क्या चाहते थे? देखिए दोनों के अंदर एक ऑब्जेक्टिव सेम है कि दोनों में हम चाहते हैं कि ओपन डेफिकेशन ना हो, यानी कि अर्बन एरिया भी ओपन डेफिकेशन फ्री हो और रूरल एरिया भी ओपन डेफिकेशन फ्री हो। अर्बन एरिया के अंदर ओपन डेफिकेशन फ्री के साथ साथ जो सॉलिड वेस्ट बनता है उस सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के ऊपर भी बात कही गई थी। ठीक है, तो ये हमारे 2 कंपोनेंट थे। 2014 के अंदर ये हमने स्टार्ट किया था और हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये कि 2019 के अंदर महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी आ रही है, तो उनकी 150 बर्थ एनिवर्सरी से पहले हम अपने देश को ओपन डेफिकेशन फ्री कर दें, यानी कि कोई भी खुले में शौच नहीं करेगा, खुले में ओपनली डेफिकेट नहीं करेगा। तो जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन था, इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। और जो रूरल वाला स्वच्छ भारत मिशन रूरल था, इसको इंप्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की। ठीक है, ये दोनों मंत्रालय अलग अलग हैं, आपको याद रखने हैं। तो जो रूरल एरिया था, देखिए
2014 में स्कीम चालू हुई और कब तक के लिए थी? 2019 तक के लिए थी। 2019 में जब गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी आ रही थी। 2020 के अंदर जो रूरल कंपोनेंट था उसको 2024-25 के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी कि वो 2019 में खत्म नहीं होगा, 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन रूरल कंपोनेंट चलता रहेगा। और रूरल एरिया के अंदर अब क्या कर दिया था? देखिए, पहले रूरल एरिया में मेजर फोकस था ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने पे, यहाँ पे घर घर में टॉयलेट्स बनाने के ऊपर फोकस था। अब क्या क्या गया है, जो फेज 2 है, फेज 2 के अंदर कहा गया कि जो एरिया ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं वो आगे भी ओपन डेफिकेशन फ्री रहें, इसके ऊपर काम किया जाएगा। जो टॉयलेट बन चुके हैं इन टॉयलेट के यूज के ऊपर काम किया जाएगा, यानी कि लोगों के बिहेवियर के अंदर चेंज लाने की बात की जाएगी, ताकि लोगों के घर में जो टॉयलेट है वो उसको यूज करना चालू करें। उन्हें खुले में शौच करना पसंद है, उसके लिए उनके बिहेवियर को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, और वो हमारे सेकेंड कंपोनेंट के अंदर किया जाएगा। साथ ही साथ रूरल एरिया के अंदर अब क्या कर दिया गया है, यहाँ पे अब सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए काम किए जाएंगे और लिक्विड वेस्ट को मैनेज करने के लिए भी काम किए जाएंगे। ये स्वच्छ भारत मिशन रूरल का फेज 2 है। न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को भी अब एक्सटेंड कर दिया गया है। 2014 से लेके 2019 तक हमने 2 कंपोनेंट चलाए थे, रूरल और अर्बन के। रूरल को 2020 में एक्सटेंशन मिल गई है। कब तक की मिली है? 2024-25 तक की एक्सटेंशन मिल चुकी है। अर्बन वाले कंपोनेंट को कब तक की मिल गई है? इसको 2025-26 तक की जो है अप्रूवल आगे की मिल चुकी है। यहाँ पे भी हमारा फोकस वही रहेगा कि अर्बन इंडिया को गार्बेज फ्री करना है, यहाँ पे सैनिटेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है हर एक इंसान तक। ठीक है, अर्बन एरिया के अंदर रूरल एरिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं, तो जो मान लीजिए कोई माइग्रेंट वर्कर है, उसके पास अर्बन एरिया में हो सकता है घर ना हो, अच्छे से शौच करने की सुविधा ना हो, वो किसी स्लम में रह रहा हो, तो उसको भी टॉयलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है, तो ये चीज हमारी जो फेज 2 है उसके अंदर की जाएगी। अगली जो स्कीम है, अगली स्कीम हमारी है प्रधानमंत्री केयर्स फंड। तो ये सभी को पता है कि ये जब कोविड के केसेस चालू हुए थे, एक पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी उस पेंडेमिक से निपटने के लिए, और उस पैसे को मोबिलाइज करने के लिए, उस पैसे को जमा करने के लिए पीएम केयर्स फंड बना था। अब इस पीएम केयर्स फंड से आपको क्या क्या याद रखना है, कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं? पहला तो ये पूछा जा सकता है कि पीएम केयर्स फंड का चेयरपर्सन कौन है? तो इसका एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, जो कि होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा ये जो पीएम केयर्स फंड बना है, इसके कुछ ट्रस्टी हैं, 3 ट्रस्टी हैं, और वो 3 ट्रस्टी कौन है? डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम अफेयर्स के मिनिस्टर, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये तीनों के तीनों एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हैं हमारे पीएम केयर्स फंड के। और इससे ये पूछा जा सकता है कि इसका जो पैसा जमा हुआ है, मान लीजिए ये एक फंड है जिसके अंदर 100 रुपए है, इस 100 रुपए को खर्च कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो एक आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इमरजेंसी में ये खर्चा होगा इसका, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका खर्चा हेल्थ इमरजेंसी में भी होगा और एनी अदर काइंड ऑफ इमरजेंसी, यानी किसी बाकी तरह की जो इमरजेंसी होती है उसके ऊपर भी पीएम केयर्स फंड का पैसा खर्च किया जा सकता है। बाकी इमरजेंसी कैसे? कोई डिस्ट्रेस आ गया, कोई कैलेमिटी आ गई, डिजास्टर आ गए, वहां पे भी इसको खर्च किया जा सकता है। और इसके सवाल बनते हैं वो ये कि पीएम केयर्स फंड आखिर है क्या चीज? तो देखिए, यहां पे आपको मैंने क्या बताया कि एक चेयरपर्सन है, बाकी ट्रस्टी हैं। तो ये जो पीएम केयर्स फंड है, ये एक तरह का ट्रस्ट है, ये एक तरह का ट्रस्ट है, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसको रजिस्टर किया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लोग वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करेंगे। जो कंपनीज हैं, देख लिए, कोई एक इंसान है वो चाहता है कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े और ये पैसा हमारे देश के काम आए, डिस्ट्रेस के काम पे, इमरजेंसी के टाइम पर, तो ये जो आदमी है ये कंट्रीब्यूट कर सकता है पीएम केयर्स फंड के अंदर। मान लीजिए कोई कंपनी है, ये कंपनी कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहती है, तो ये भी कंपनी कंट्रीब्यूट कर सकती है पीएम केयर्स फंड के अंदर। तो हर एक कंपनी को एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कुछ हिस्सा जो है सोसाइटी के ऊपर खर्च करना होता है, जिसको कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉर्पोरेट्स की एक सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको उसको पूरा करना होता है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो कंपनीज हैं उन्हें अपने पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का 2% जो होता है, 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का, ठीक है, 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का जो 2% होता है, वो 2% उसको समाज के ऊपर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्च करना होता है। तो पीएम केयर्स फंड के अंदर अगर वो कोई पैसा देते हैं तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर काउंट किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक चीज जो इसके अंदर याद रखने वाली है वो ये कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो पीएसयू होते हैं इंडिया के, वो पीएसयू अपने बजटरी रिसोर्स में से पैसा इस फंड को, पीएम केयर्स ट्रस्ट को नहीं दे सकता है। ये आपको याद रखना है कि पीएसयू के बजटरी रिसोर्स नहीं जा सकते। पीएम केयर्स फंड के अंदर जो भी पैसा डाला जाएगा उस पैसे के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम ऐसी है कि आपको 10% का टैक्स देना होता था, लेकिन आपने कुछ पैसा पीएम केयर्स फंड में दे दिया, तो आपकी इनकम को थोड़ा सा रिड्यूस करके देखा जाएगा। तो इससे जो इंसान, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को थोड़ी सी इनकम टैक्स के अंदर राहत मिल जाएगी अगर वो डोनेशन देता है। तो एक और चीज याद रखने लायक वो ये है कि क्या पीएम केयर्स फंड की ऑडिटिंग हमारा कैग करता है? तो हमारा कैग पीएम केयर्स फंड की ऑडिटिंग नहीं करता। इसकी ऑडिटिंग कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर कर सकता है, लेकिन कैग को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। पीएम केयर्स फंड के अंदर बाहर से, फॉरेन से डोनेशन भी ली जा सकती है। न्यूज़ में क्यों था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाने की बात की गई है और 1000 जनरेशन प्लांट्स की बात की गई है, जिसका पैसा जो है वो पीएम केयर्स फंड से जाएगा। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ऊपर की चीज़ें थी कि कहाँ पे रजिस्टर है, कौन इसका चेयरपर्सन है, कौन ट्रस्टी है, कहाँ पे इसका पैसा खर्च किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको जाननी थी। अगली जो हमें देखनी है वो है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये एक पोर्टल बनवाया हुआ, ये एक तरह की वेबसाइट बनाई हुई है, जिसके ऊपर जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं वो जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे उस पोर्टल के ऊपर, उनको एक ई श्रम कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? ई श्रम कार्ड मिलेगा। ये जो ई श्रम कार्ड है ये 12 डिजिट का एक नंबर होगा। ठीक है, जैसे आपके आधार के ऊपर भी कुछ नंबर लिखे होते हैं, आपके डेबिट कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड के ऊपर भी कुछ नंबर देखने को मिलते हैं, तो ये एक तरह की आइडेंटिटी आप मान के चलिए। तो जो ये ई श्रम कार्ड है इसके ऊपर भी 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर मिलेगा हर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को, जो भी इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करता है। अब इस रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, देखिए मान लीजिए एक वर्कर है, मैं सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। एक वर्कर है जो कि रहता है दिल्ली में, जिसका घर दिल्ली में है, लेकिन वो महाराष्ट्र में जाके काम कर रहा है। ठीक है, इसको दिल्ली के अंदर कुछ बेनिफिट मिलते थे, राशन मिलता था, यहाँ पे इसको हो सकता है इंश्योरेंस मिलता हो या और भी चीजें यहाँ पे उसको मिल सकती थी। अब जो इसको ये सारे बेनिफिट दिल्ली में मिल रहे हैं, हो सकता है अगर वो महाराष्ट्र आ जाए या दिल्ली के किसी और जगह पे चला जाए, वहां पे उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो इसके लिए हमने ये ई श्रम पोर्टल बनाया है। तुम पोर्टल पे रजिस्टर करो, तुम्हें 12 डिजिट का ये नंबर मिल जाएगा, ये कार्ड मिल जाएगा। उस कार्ड के बाद आपको अलग अलग जगह पे रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, किसके लिए है? ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए है, जिनकी एज 16 से लेके 59 ईयर्स तक है, यानी कि जो कि वर्किंग एज ग्रुप के अंदर आते हैं, उनके लिए ये पोर्टल बनाया गया है। इसी के जैसा एक और पोर्टल, एक और जो आपने स्कीम देखी होगी, वो है वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसके अंदर एक सिंगल राशन कार्ड से आप अलग अलग जगह से भी अपना राशन ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ ये उसी की जैसी स्कीम है, पर ये स्कीम सोशल सिक्योरिटी के लिए, राशन कार्ड के लिए नहीं है। और इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है कि लगभग 4 करोड़ वर्कर इसके ऊपर 2 महीने के अंदर रजिस्टर करा चुके हैं। जो सबसे ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कराया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स ने रजिस्टर कराया, वो कहाँ से थे? वो थे एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। ठीक है, बाकी भी थे, ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा कहाँ कहाँ से हैं, जैसे कि आपके अपैरल सेक्टर से हैं, डोमेस्टिक और हाउस होल्ड वर्कर से हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के देखने को मिले हैं। ठीक है, ये श्रम कार्ड है। श्रम कार्ड पे जो आपको 12 डिजिट का नंबर मिलेगा उसका नाम दिया गया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये जो आपका नंबर है ये आपके आधार कार्ड से, आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ जो याद रखने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो भी इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कराते हैं उन्हें इंश्योरेंस मिलता है एक तरह का। कैसा इंश्योरेंस मिलता है? कि अगर आपको डेथ हो जाए या फिर आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से, और आपने अपने आप को ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करा रखा था, तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपकी डेथ नहीं हुई है या परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं हुई पर पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है, तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस स्कीम का, जो आपको याद रखना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली स्कीम है हमारी जन औषधि स्कीम। जन औषधि क्या है? बहुत बड़ा हिस्सा एक आदमी की सैलरी का,
मान लीजिए किसी ने 100 रुपये कमाए, तो इसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा दवाइयों के ऊपर खर्च हो जाता है। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो उसके लिए एक ये परियोजना स्टार्ट की गई है। किसने स्टार्ट की है? ये स्टार्ट की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो कि आपका केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने ये जन औषधि परियोजना स्टार्ट की है। इसके अंदर हम प्रमोट कर रहे हैं जेनेरिक मेडिसिन को। जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है? देखिए, कोई भी दवाई होती है, मैं एग्जांपल लेता हूँ पैरासीटामोल का। ये नीले कलर की, ब्लू कलर की दवाई है पैरासीटामोल। ठीक है, तो इस पैरासीटामोल के अंदर दो तरह के कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक कंपोनेंट होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या नाम है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का क्या काम होता है? जो इस दवाई की मेन प्रॉपर्टी है, यानी कि ये पेन किलर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस दवाई की जो मेन प्रॉपर्टी है, वो मेन प्रॉपर्टी इस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की वजह से मिलती है। तो पैरासीटामोल के अंदर जो पैरासीटामोल है, ये आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। अब इस दवाई को नीला कलर दिया गया है, तो उसके लिए भी कोई चीज़ मिलाई होगी। ठीक है, कोई एक आइटम मिलाया होगा। फिर ये दवाई बहुत ज़्यादा कड़वी थी, इसको थोड़ा सा इसका टेस्ट माइल्ड करने के लिए एक और आइटम मिलाया गया। ये दोनों आइटम जो हैं, ये इस दवाई की मेन प्रॉपर्टी नहीं है। दवाई की मेन प्रॉपर्टी क्या है? पेन को रिड्यूस करना, जो कि ये एपीआई कर रहा है। लेकिन इसको जो कलर दे रहा है, इसका जो टेस्ट चेंज कर रहा है, वो दूसरे इंग्रेडिएंट करते हैं, जिनको कहा जाता है इनर्ट इंग्रेडिएंट। इनर्ट इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो आप कोई भी पैरासीटामोल खा लें, चाहे वो डोलो के नाम से हो, चाहे वो क्रॉसिन के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, सब के अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो सेम होगा, और वो होगा पैरासीटामोल। इन सब का सेम काम होगा, और ये सेम एफिशिएंसी से काम करेंगे। यानी कि अगर आप 650 mg की डोलो खाते हैं और 650 mg की क्रॉसिन खाते हैं, तो दोनों का सेम इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका एपीआई सेम है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका बस कंपनी की वजह से थोड़ा बहुत टेस्ट में, कलर में चेंज आ जाता है। तो अब जो कंपनी होती है, कंपनी ने दवाइयों के ऊपर की होती है रिसर्च। इस रिसर्च में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। खर्चा होने की वजह से जब वो अपनी दवाई मार्केट में निकालती है, तो उस मार्केट में दवाई का रेट जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे रखती है। मान लीजिए पैरासीटामोल का रेट है 10 रुपये, लेकिन रिसर्च पे उनके 1 लाख रुपए लग चुके हैं। तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि मैं रिसर्च का भी पैसा इसी दवाई से वसूलूंगा। तो वो इस 10 रुपये के पैरासीटामोल को कितने का बेचेगा? हो सकता है 20 का बेचे, हो सकता है 100 का बेचे। ये कंपनी पे डिपेंड करता है। तो इस जन औषधि परियोजना में हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर हम कह रहे हैं कि कुछ जेनरिक मेडिसिन होती हैं, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनके ऊपर रिसर्च किसी और कंपनी ने की हुई है। ठीक है, लेकिन इसको बनाने का लाइसेंस अब हमने किसी और को दे दिया है। इसके अंदर सेम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो कि एक ब्रांडेड दवाई के अंदर था। ठीक है, और इस दवाई के ऊपर जो ये वाली कंपनी है जिसने जेनरिक दवाई बनाई है, इसने कोई भी रिसर्च नहीं की, तो इसको ये दवाई जो है ये महंगी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जेनरिक मेडिसिन को आप एक तरह से ऐसे सोच लीजिए, ये एक लोकली मेड दवाई है जो कि सेम काम करती है, पर आपको सस्ते में मिलती है। सस्ते में क्यों मिलती है? क्योंकि जो कंपनी इसको बना के बेच रही है, उसने इसके ऊपर रिसर्च का खर्चा नहीं किया। सेम दवाई आपको किसी ब्रांड की भी मिल जाएगी, लेकिन वो ब्रांड वाला इसके लिए ज़्यादा पैसे मांगेगा आपसे। क्यों? क्योंकि उसने इसको डेवलप करने के लिए, इसकी रिसर्च के ऊपर कुछ खर्चा किया है। तो जन औषधि परियोजना के अंदर हम स्टोर ओपन कर रहे हैं, ऐसे स्टोर जहां पे आपको जेनरिक मेडिसिन मिल जाएगी। ये सस्ती होने की वजह से लोगों की जेब के ऊपर थोड़ा सा कम दबाव पड़ेगा, और उनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या क्या याद रखना है? कौन सा डिपार्टमेंट इसको कर रहा है, कौन से साल में हुई थी? 2015 के अंदर हुई थी। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद इसका नाम वगैरह चेंज किया 2016 तक। आप ये एक बारी पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा। फिर एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये है तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर, पर इसको इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ब्यूरो आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव अब आप समझ चुके होंगे कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को इसके अंदर कम करना है। और क्या याद रखना है? ये याद रखेंगे कि जन औषधि केंद्र, यानी कि जो स्टोर खोले जाएंगे उनका नाम क्या होगा? जन औषधि केंद्र होगा। इसके अंदर कौन कौन ओपन कर सकता है? तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, ये सब इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? कि कम से कम एक बी फार्मा या फिर डी फार्मा डिग्री होल्डर होना चाहिए उस स्टोर के अंदर। ठीक है, तो जिसने भी बी फार्मा या डी फार्मा की गई है, अगर वो उस स्टोर में काम कर रहा है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये बस टारगेट है। जेनरिक मेडिसिन के बारे में मैं बता चुका हूं कि क्या होती है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। टारगेट क्या है कि हम 10,000
10,000 जन औषधि केंद्र ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट ये है कि इन 10,000 जन औषधि केंद्र से पूरे इंडिया की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाए, ताकि हर एक जगह से लोग सस्ती दवाई खरीद सकें। अगली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम है जिसका नाम है गोल। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फेसबुक के साथ मिलके जो ट्राइबल यूथ है उस ट्राइबल यूथ को ट्रेनिंग दे रहा है। तो देखिए फेसबुक क्या है, फेसबुक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इस गोल के अंदर अगर हम फेसबुक के साथ मिलके कुछ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिजिटल से जुड़ा होगा। तो गोल के अंदर क्या किया जा रहा है, ट्राइबल यूथ को मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है डिजिटल मोड में फेसबुक के साथ मिलके। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 5,000 ट्राइबल यूथ को सेलेक्ट किया जाएगा। इन 5,000 ट्राइबल यूथ को जोड़ दिया जाएगा एक मेंटर के साथ, मेंटर के साथ जोड़ दिया जाएगा। और ये मेंटर जो है उनको डिजिटल मोड के अंदर उसको कैसे, डिजिटल मीडियम को कैसे यूज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी इनकम कर सकें, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इस बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो डिजिटल मीडिया को अच्छे से यूज करने के लिए स्कीम बनाई गई है। फेसबुक के साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कर रहा है। और क्या याद रखेंगे, 5,000 ट्राइबल यूथ इसके अंदर ट्रेन किए जाएंगे। और कितने मेंटर होंगे, मेंटर होंगे इसके हाफ। ठीक है, यानी कि 2 ट्राइबल यूथ को एक मेंटर मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 2 ट्राइबल यूथ को एक मेंटर मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। इतना याद रखेंगे। 3 कोर एरियाज के अंदर ये मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। डिजिटल लिटरेसी कैसे इंप्रूव हो, लाइफ की स्किल्स कैसे इंप्रूव हो, लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये कोर एरियाज हैं जहां पे मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है। और किन किन सेक्टर्स में दी जाएगी, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। एक मास्टर क्लास अभी ऑर्गेनाइज की गई थी जिसका नाम था इंस्पिरेशन मास्टर क्लास, जिसकी वजह से ये जो हमारी गोल प्रोग्राम है ये न्यूज़ में था। अगला प्रोग्राम हमारा MG नरेगा से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है क्रिस्प एम टूल। क्रिस्प एम टूल के अंदर क्या होगा, देखिए MG नरेगा के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है। 100 दिन का उनको काम प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली उन्हें 100 दिन की वेज प्रोवाइड की जा रही है, काम प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर किसी को कोई विलिंग है कि मैं मैनुअल काम कर सकता हूँ, हाथों से काम, मशीन से नहीं, मैनुअल काम कर सकता हूँ और अनस्किल्ड काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, और वो आदमी तैयार है कि मैं जो भी मिनिमम वेज होगी मैं उस मिनिमम वेज पे काम करने को तैयार हूँ, तो वो जाएगा, वो अपने आप को रजिस्टर करा लेगा। रजिस्टर कराने के 15 दिन के अंदर उसको काम देना जरूरी है। अगर रजिस्टर करने के 15 दिनों के अंदर उसको काम नहीं मिलता है तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा बेरोजगारी भत्ता या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। जो मैं कह रहा हूं कि वो मिनिमम वेज पे काम करेगा, उनकी सैलरी जो है वो किस बेसिस पर निकाली जाती है, इस सैलरी को हमने लिंक कर दिया है इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ। कौन सी महंगाई के साथ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, CPI-AL के अंदर जो महंगाई का एक इंडेक्स निकाला जाता है उससे हमने इस MG नरेगा की वेज को लिंक कर दिया है। तो अगर CPI-AL इंक्रीज करेगा तो उनकी जो वेज है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, अगर ये डिक्रीज करेगा तो उनकी वेज भी डिक्रीज कर जाएगी। काम जो है वो मैनुअल होना चाहिए, अनस्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, 15 दिन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी काम प्रोवाइड किया जाएगा वो उसके घर से 5 किलोमीटर के रेडियस में प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि देखिए ना, वो मैनुअल काम कर रहा है, अनस्किल्ड काम कर रहा है, तो आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते ना कि वो पैसा खर्च करके ऑटो पकड़ के या फिर उबर करके अपने काम पे जाएगा। उसको पैदल चल के जाएगा, साइकिल से जाएगा, तो ज़्यादा दूर काम नहीं दे सकते। तो 5 किलोमीटर के रेडियस में उसको काम देना है। अगर 5 किलोमीटर के रेडियस में काम नहीं दे सकते, 5 किलोमीटर से ज़्यादा उसको जाना पड़ेगा, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसको देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा वेज देनी पड़ेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा वेज मिलेगी अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा है। और किसको काम दिया जाएगा, टारगेट ये है कि हर रूरल हाउस होल्ड में से किसी एक मिनिमम ठीक है, एटलीस्ट एक आदमी हर हाउस होल्ड से जो है MG नरेगा के अंदर काम कर सके। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर हर एक रूरल यूथ को काम दिया जाएगा, नहीं, हर एक रूरल यूथ को नहीं है, हाउस होल्ड में से एटलीस्ट 1 मेंबर। ठीक है, जितना भी काम दिया जाएगा उसका 1/3 जो है वो फीमेल्स को या फिर विमेन वर्कर को दिया जाएगा। अब क्योंकि विमेन वर्कर काम कर रही है तो हो सकता है कि उनके अपने बच्चे हों, तो क्रेच की सुविधा भी प्रोवाइड करनी होगी, साफ पीने का ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जहां पे वो काम कर रहे हैं ऐसा ना हो मैनुअल काम है और वो धूप में काम करते करते
डिहाइड्रेशन से ही बेहोश हो गया तो शेड प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी फैसिलिटी एमजी नरेगा के अंदर प्रोवाइड की जाती है। और क्या प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी काम है इसके अंदर क्या काम होना है, मान लीजिए कहीं पे कोई कच्ची सड़क बननी है, कहीं पे कोई झोड़ खोदनी है, ठीक है, कोई एक तरह से लेक खोदनी है, छोटी सी झोड़ कहते हैं जिसको, वो खोदनी है। तो ये जो काम है ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करती है ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा उसको डिसाइड करेगी। और 50% काम जो भी एमजी नरेगा के अंदर होगा वो ग्राम सभा करवाती है, ठीक है। एक एमजी नरेगा के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और वो है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का मतलब क्या है, इसके अंदर ऑडिटिंग होगी कि काम सही से हुआ है या नहीं हुआ, जो पैसे दिए गए हैं उस पैसे के बदले में काम हुआ था या नहीं, जो भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं जिनका नाम लिखा गया है वो वही लोग हैं या नहीं, कहीं पता चले कोई मनगढ़ंत नाम लिख दिया और उसकी सैलरी कोई और लेके जा रहा है। तो ये जो होता है इसके लिए ऑडिटिंग की जाती है, और ऑडिटिंग कौन करता है, ग्राम सभा ऑडिटिंग करती है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है। कौन सा मंत्रालय जो है एमजी नरेगा इंप्लीमेंट कर रहा है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करता है। अब इसके अंदर ये क्रिस्प एम टूल क्या है, क्रिस्प एम टूल ये होता है कि एमजी नरेगा के अंदर मान लीजिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, अब किसी ने कोई काम किया लेकिन अगले ही दिन बारिश हो गई और वो पूरा का पूरा काम जो है वो बर्बाद हो गया। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक क्रिस्प एम टूल बनाया है जिसके अंदर जितनी भी क्लाइमेट इंफॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही काम को हम प्लान कर सकते हैं। ऐसा ना हो ना कि आज काम किया और वो कल काम बर्बाद हो गया और परसों दोबारा से करना पड़े। जब हमारे पास क्लाइमेट की पूरी इंफॉर्मेशन होगी तो हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक क्लाइमेट रेजिलिएंट काम हो सके उसके लिए क्रिस्प एम टूल बनाया गया है। देखिए अभी आप जब साइंस में कभी न्यूज़ आएगी जिसके अंदर आप क्रिस्प आर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, वो क्रिस्प आर बिल्कुल अलग है, ये क्रिस्प एम टूल है, ठीक है। क्रिस्प एम टूल एमजी नरेगा से जुड़ा हुआ है। तो अभी अक्टूबर के 15 दिनों के अंदर यही स्कीम्स थी जो कि न्यूज़ के अंदर थी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।